अब क्या सिचुएशन है बेटा? चलो, उम्मीद की किरण दिखाई पड़ रही है। तो कैल्शियम बाइसल्फाइड, हमें पता करना है कि कैल्शियम बाइसल्फाइड कैसा सॉल्ट है, कंप्लीट सॉल्ट है या इनकम्प्लीट सॉल्ट है। तो अब ये वेरीफाई करने के लिए हमने पहले तो इसके एसिड और बेस को आइडेंटिफाई किया कि कौन सा एसिड और बेस से ये बना है। तो इसका फॉर्मेशन हुआ है सल्फ्यूरस एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू। ठीक है, कैसे बना ये? सल्फ्यूरस एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अब यहाँ आप देखो सल्फ्यूरस एसिड का ये स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख रहे हो कि ये दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। हमने यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड के 2 यूनिट कंसीडर किए। सल्फ्यूरस एसिड के टोटल प्रॉब्लम तो दिख रही है बेटा। बेटा करते हैं, इट में भी अब थोड़ी देर में ये ठीक हो जाए। आपने रिएक्शन लिखी हुई है कॉपी में, मैं जो बोल रहा हूं आप उसको देखते जाओ। ठीक है, थोड़ा टाइम वेट करते हैं, इट में भी जो है अभी थोड़ी देर में ये वीडियो क्वालिटी अपने आप इंप्रूव हो जाए। ठीक है, तो देखो सल्फ्यूरस एसिड को हमने कंसीडर किया। सल्फ्यूरस एसिड में 2 हाइड्रोजन है और दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं बिकॉज दे आर अटैच विथ ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे हमने 2 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरस एसिड के कंसीडर किए बेटा। तो एक मॉलिक्यूल में 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है तो 2 मॉलिक्यूल में 4 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक है, अब जरा देखो, ये सल्फ्यूरस एसिड कन्वर्ट हुआ है इस सॉल्ट के अंदर, CaHSO3 ट्वाइस में ये कन्वर्ट हुआ है। सल्फ्यूरस एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू CaHSO3 ट्वाइस। और अगर आप CaHSO3 ट्वाइस को देखो तो फॉर्मूला में कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको? टाइप करके बताओ। CaHSO3 ट्वाइस के फॉर्मूला में कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? ठीक है, 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं बेटा। और पहले कितने हाइड्रोजन थे टोटल? 2 मॉलिक्यूल एसिड में टोटल हाइड्रोजन है 4। ठीक है, 4 हाइड्रोजन है, रिप्लेस होने चाहिए थे चारों, बट अभी आप देख रहे हैं कि 2 बचे हुए। इसका मतलब कि कितने हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हुआ? सिर्फ 2 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है। तो क्योंकि सारे हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट नहीं हो पाया, इसलिए हम CaHSO3 ट्वाइस को क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट सॉल्ट बोलेंगे। तो ये इनकम्प्लीट सॉल्ट है। तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल अब आपको बता दिए हैं। अब मैं आ जाता हूं इनका वैलेंसी फैक्टर कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो लिखो, वैलेंसी फैक्टर ऑफ कंप्लीट सॉल्ट। वैलेंसी फैक्टर
of complete salt. Valency factor of complete salt. तो n फैक्टर ऑफ कंप्लीट सॉल्ट क्या होगा? देखो, n factor of complete salt is equal to n factor of complete salt is equal to मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड के लिए क्या लगाते हैं? मॉड लगाते हैं. तो मॉड ऑफ टोटल कैटायनिक चार्ज, टोटल कैटायनिक चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल कैटायनिक चार्ज और मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनायनिक चार्ज, ये होता है बेटा वैलेंसी फैक्टर ऑफ कंप्लीट सॉल्ट is equal to magnitude of total cationic charge और this is to magnitude of total anionic charge. ठीक है, ये बात समझ में आ गई? कैसे हम इसका वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे? सॉल्ट के फॉर्मूला में जो इतने कैटायंस प्रेजेंट है उन पे जो टोटल चार्ज है उस टोटल चार्ज का मैग्नीट्यूड निकाल लो. ठीक है, अगर मान लो +6 आ रहा है तो आप उसको 6 लिखोगे, अगर +4 आ रहा है तो 4 लिखोगे, +3 आ रहा है तो 3 लिखोगे. ठीक है, और इसी तरीके से जो टोटल एनायनिक चार्ज वहां पे प्रेजेंट है, टोटल एनायनिक चार्ज का मैग्नीट्यूड को भी आप वैलेंसी फैक्टर बोल सकते हो. जैसे अगर मान लो टोटल एनायनिक चार्ज -6 आ रहा है, अगर टोटल विभूति बेटा मैं समझ सकता हूं. अच्छा, वॉइस भी लैग कर रही है. अगर वॉइस लैग कर रही फिर तो प्रॉब्लम है. चलो मैं एक बार और ट्राई कर रहा हूं, ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं बेटा. वेरी गुड.
तो कंप्लीट सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल कैटायनिक चार्ज और मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनायनिक चार्ज। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल कैटायनिक चार्ज और मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनायनिक चार्ज। अब मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कंसीडर किया कैल्शियम फॉस्फेट को, कैल्शियम फॉस्फेट, अब ये कंप्लीट सॉल्ट है, इसको आइडेंटिफाई करने में तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला में हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है। तो अगर हम इसको आयनाइज करें बेटा, तो ये प्रोड्यूस करेगा 3 कैल्शियम आयन। जब इसको आयनाइज करेंगे 3 कैल्शियम आयन प्लस 2 फॉस्फेट आयन, 3 कैल्शियम आयन प्लस 2 फॉस्फेट आयन। अब जरा देखो, कैल्शियम आयन पे, 3 कैल्शियम आयन पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? तो एक कैल्शियम आयन पे आप देख रहे हो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो 3 पे कितना होगा? 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, +6। उसी तरीके से अगर आप यहां पे देखो, तो एक फॉस्फेट आयन पे 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो 2 फॉस्फेट आयन पे -6 यूनिट नेगेटिव चार्ज होगा, -6 चार्ज होगा। तो आप देख रहे हो चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड 6 है, तो इसका n फैक्टर होना चाहिए बेटा, n फैक्टर इज इक्वल टू 6। n फैक्टर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब जैसे देखो, अगर हमने इसको कंसीडर किया है पोटास एलम K2SO4 Al2 SO4 थ्राइस 24H2O, ये पोटास एलम है। इसको हम आयनाइज करते हैं, तो अगर इसको आयनाइज करेंगे तो 2 पोटेशियम आयन प्रोड्यूस होगा, 2 एल्युमिनियम आयन प्रोड्यूस होगा और टोटल 4 सल्फेट आयन प्रोड्यूस होंगे। बाकी जो वाटर है वो आयनाइज नहीं होगा। ठीक है, तो अगर टोटल कैटायनिक चार्ज कंसीडर किया जाए, टोटल कैटायनिक चार्ज, तो 2 इंटू +1 प्लस 2 इंटू +3, तो ये आ गया बेटा +8। और यहां पे टोटल एनायनिक चार्ज को अगर कंसीडर करें तो क्या आ गया? -8। तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 8। वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर को डिटरमाइन करेंगे। आप पहले उस सॉल्ट को आयनाइज कर लो, आयनाइज करके जो कैटायन प्रेजेंट है जितने, उन पे टोटल चार्ज निकाल लो, टोटल चार्ज का मैग्नीट्यूड, या एनायन जो प्रेजेंट है उन पे जो टोटल नेगेटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड ऑफ आयनिक चार्ज आएगा उसी को हम वैलेंसी फैक्टर बोलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे एन फैक्टर को डिटरमाइन किया जाता है। बोलो बेटा, क्लियर हो गया या और भी एग्जांपल बताऊं? ये क्लियर हो गया या और भी एग्जांपल की जरूरत है? बोलो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कंप्लीट सॉल्ट की। ठीक, अब इसके बाद बात आती है इनकम्प्लीट सॉल्ट की। तो इनकम्प्लीट सॉल्ट, ठीक है, इसमें क्या होगा? लिखो, वैलेंसी फैक्टर ऑफ इनकम्प्लीट सॉल्ट, वैलेंसी फैक्टर ऑफ इनकम्प्लीट सॉल्ट। अब देखो, यहां पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम्प्लीट सॉल्ट को अगर हम कंसीडर करें, तो इनकम्प्लीट सॉल्ट एक ऐसी स्टेज पे है जहां पे वो हाइड्रोजन दे भी सकता है और हाइड्रोजन ले भी सकता है। मतलब वो प्रोटॉन डोनर भी है, हाइड्रोजन का मतलब प्रोटॉन, H पॉजिटिव, वो H पॉजिटिव डोनर भी है और H पॉजिटिव एक्सेप्टर भी है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था एक थियरी होती है जिसको बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर थियरी। प्रोटॉन ट्रांसफर थियरी के अकॉर्डिंग जो H पॉजिटिव डोनेट करता है वो एसिड है और जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है वो बेस है। ठीक है, प्रोटॉन ट्रांसफर थियरी के अकॉर्डिंग जो हाइड्रोजन आयन डोनर है उसको एसिड बोलेंगे
और जो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर है उसको बेस बोलेंगे। तो आप इस बात को नोट करो, लिखो इनकम्प्लीट सॉल्ट behaves like acid as well as base both. Incomplete salt behaves like acid as well as base both. अब एक एग्जांपल के थ्रू देखो, जैसे अगर हम कंसीडर कर रहे हैं NaHCO3 को, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है बेटा? अभी आपने देखा ये एक इनकम्प्लीट सॉल्ट है। अब देखो अगर ये इनकम्प्लीट सॉल्ट है तो क्या होगा, इसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्ट करा सकते हो फर्दर। अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से ये रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म करेगा बेटा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब यहां पे देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेस, तो ऑब्वियसली अगर ये बेस है तो ये क्या होगा, एसिड। तो ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। अब जरा एक और एग्जांपल देखो, NaHCO3 है, NaHCO3 और ये रिएक्ट कर रहा है विथ HCl। NaHCO3 को HCl से रिएक्ट कराया, देखो क्या होगा, तो यहां पे प्रोड्यूस हो जाता है H2CO3 प्लस NaCl, H2CO3 प्लस NaCl। और ये जो H2CO3 होता है, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, ये एक अनस्टेबल एसिड होता है। तो ये जैसे ही फॉर्म होता है बेटा ये डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होकर के ये CO2 और H2O बना लेता है। H2CO3 डिकम्पोज होकर के क्या बना लेता है, CO2 गैस और H2O प्रोड्यूस होगा। तो अब आप यहां पे देखो HCl क्या है, एसिड है। तो NaSCO3 यहां पे कैसा बिहेवियर दिखा रहा है, बेस जैसा। तो आप क्या देख रहे हो, वही कंपाउंड एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है और वही कंपाउंड बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है। ठीक है, मतलब ये प्रोटॉन डोनर भी है, यहाँ पे ये प्रोटॉन डोनर है और यहाँ पे ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो हर इनकम्प्लीट सॉल्ट में ये बात ऑब्जर्व होती है कि इनकम्प्लीट सॉल्ट प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है और प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है। वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। ये बात सबको समझ में आ गई, कैसे ये प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर है। एक मिनट, क्या क्वेश्चन है बेटा, मैं देख लेता हूं। एम्फीप्रोटिक, हाँ बहुत सही टर्म तुमने यूज किया, मैं बताना नहीं चाह रहा था एम्फीप्रोटिक टर्म, बट अब तुम बोल रहे हो तो मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूं, साथ में एम्फी की कहानी भी सुना देता हूं। देखो एम्फीप्रोटिक, अभी अत्री साहब ने ये वर्ड यूज किया है, एम्फीप्रोटिक। एम्फी और ऐसे ही एक और टर्म होता है और इसको हम एम्बी प्रोटिक भी बोल सकते हैं, एम्बी प्रोटिक। पहले तो आप ये समझो ये एम्बी वर्ड कब यूज किया जाता है, एम्बी वर्ड कहां से आया, जरा इसकी कहानी समझो। ये वर्ड जो है एम्बी डेक्स्ट्रस एक वर्ड है जो कुछ लोगों के लिए यूज किया जाता है, कुछ स्पेशली टैलेंटेड लोगों के लिए। एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस में जो डेक्स्टर टर्म है, डेक्स्टर,
ये एक लैटिन वर्ड है बेटा, डेक्स्टर। डेक्स्टर का मतलब होता है, डेक्स्टर मींस राइट हैंड। लैटिन में राइट हैंड को डेक्स्टर बोलते हैं। लैटिन में राइट हैंड को क्या बोलते हैं? डेक्स्टर बोलते हैं बेटा, डेक्स्टर। ठीक है। और लेफ्ट हैंड को लैटिन में बोलते हैं, लेफ्ट हैंड को लैटिन में बोलते हैं लीवस। लेफ्ट हैंड को बोलते हैं लीवस। ठीक है। और राइट हैंड को क्या बोलते हैं? डेक्स्टर। तो यहां पे देखो, डेक्स्ट्रस टर्म यूज किया और साथ में क्या लगा दिया? एमबी। तो एमबी का मतलब होता है, एमबी वर्ड तब यूज किया जाता है जब कोई ऐसा पर्सन हो जो एक साथ दो डिफरेंट एक्टिविटीज को साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर रहा हो। कोई एक ऐसा पर्सन जो साइमल्टेनियसली दो डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा हो, मतलब पूरे कंट्रोल के साथ अगर वो दो डिफरेंट एक्टिविटीज को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करता है तो उसके लिए एमबी वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है। अब देखो यहां पे बोल रहा है एमबी डेक्स्ट्रस। एमबी डेक्स्ट्रस का मतलब कि ऐसे लोग जिनके दोनों हैंड, ऐसे लोग जिनके दोनों हैंड राइट हैंड। बात समझो, बड़ी फिलोसॉफिकल बात है। बोल रहा है कि ऐसे लोग जिनके दोनों हैंड राइट हैंड है उनको बोलते हैं एमबी डेक्स्ट्रस। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी के दोनों हैंड राइट हैंड है। बेसिकली यहां पे राइट हैंड बोलने का मतलब, ये राइट हैंड का मतलब वो हैंड जिसको हम मोस्ट एफिशिएंटली यूज कर पाते हैं। जिस हैंड को हम पूरे कंट्रोल के साथ यूज कर पाते हैं उसको हम राइट हैंड बोलते हैं। एक्सेप्शंस हो सकते हैं, कुछ लोग लेफ्ट हैंड को भी उसी तरीके से यूज करते हैं, बल्कि उनको राइट हैंड यूज करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो एमबी डेक्स्ट्रस का मतलब है कि ऐसे लोग जो अपने दोनों हैंड को राइट हैंड की तरह यूज करते हैं, मतलब वो एक साथ दोनों हैंड को साइमल्टेनियसली यूज कर सकते टू परफॉर्म टू डिफरेंट एक्टिविटीज। जैसे आपको पता है कि अपने जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, उनके बारे में ये बोला जाता था कि वो अपने दोनों हैंड को राइट हैंड, मतलब दोनों हैंड को वो साइमल्टेनियसली यूज करते थे लेटर लिखने के लिए। ठीक है। वो अपने दोनों हैंड को लेटर लिखने के लिए यूज करते थे और दोनों लेटर में डिफरेंट इंफॉर्मेशन, दो अलग अलग लोगों को या डिफरेंट पर्पज के लिए वो लेटर लिख रहे होते थे। ऐसे और भी लोग हैं जो प्रैक्टिस से ये काम कर पाते हैं, तो ऐसे लोगों को एमबी डेक्स्ट्रस बोलते हैं। ठीक है। तो एमबी डेक्स्ट्रस का मतलब होता है टू ऐसे लोग जिनके दोनों हैंड राइट हैंड है, मतलब जिनको अपने दोनों हैंड पे इक्वल कंट्रोल है, वो एमबी डेक्स्ट्रस है। यहां पे बोला जा रहा है एमबी प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब होता है बेटा, प्रोटिक मतलब प्रोटॉनिक इंटरैक्शन। प्रोटॉनिक इंटरैक्शन का मतलब प्रोटॉन देना या प्रोटॉन लेना, ये प्रोटेक्ट बोलते हैं। आप आगे पढ़ोगे, कुछ सॉल्वेंट को हम बोलते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट और कुछ सॉल्वेंट को हम बोलते हैं ए प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है। कुछ प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, कुछ ए प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, उसी सेंस में डिफाइन किया जाता है। कुछ सॉल्वेंट ऐसे हैं जो H पॉजिटिव ले भी सकते हैं और H पॉजिटिव दे भी सकते हैं, जैसे वाटर। वाटर जो है ना, वाटर ऐसा सॉल्वेंट है जो H पॉजिटिव देता भी है और H पॉजिटिव लेता भी है, तो प्रोटिक सॉल्वेंट है। लेकिन कुछ ऐसे भी सॉल्वेंट है जो न तो H पॉजिटिव दे सकते ना H पॉजिटिव ले सकते। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन। बेंजीन एक सॉल्वेंट है, ठीक है, बट बेंजीन ना तो प्रोटॉन लेता है ना प्रोटॉन देता है, तो वो प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है। तो प्रोटिक का मतलब क्या है? जो H पॉजिटिव लेता और देता दोनों है, वो प्रोटिक है। ठीक। यहां पे बोला है एमबी प्रोटेक्ट। एमबी प्रोटेक्ट का मतलब जो प्रोटॉन ले भी सकता है और प्रोटॉन दे भी सकता है, उसके लिए एमबी प्रोटेक्ट वर्ड यूज किया जाता है। प्रोटेक्ट वर्ड तब यूज करते हैं जब वो या तो प्रोटॉन दे रहा है या प्रोटॉन ले रहा है, बट एमबी प्रोटेक्ट तब यूज करें जब वो दोनों काम कर रहा है। जो प्रोटॉन ले भी सकता है और प्रोटॉन दे भी सकता है, उसको हम एमबी प्रोटेक्ट या उसी को एम्फी प्रोटेक्ट बोलते हैं। तो आप इस वर्ड को, आप इसका एक्सप्लेनेशन लिख लो। एम्फी प्रोटेक्ट, एम्फी प्रोटेक्ट मींस, एम्फी प्रोटेक्ट मींस
A substance, amphiprotic means a substance having tendency to donate. Amphiprotic means a substance having tendency to donate as well as accept proton, both. A substance having tendency to donate as well as accept proton, both. तो जितने भी इनकम्प्लीट सॉल्ट होते हैं वो हमेशा एम्फीप्रोटिक होते हैं, क्योंकि वो प्रोटॉन दे भी सकते हैं और प्रोटॉन ले भी सकते हैं। अब आप यहां पे देख सकते हो, जैसे NaHCO3 कन्वर्ट हुआ बेटा Na2CO3 में, तो यहाँ पे आप देखो इसके पास एक हाइड्रोजन था, अभी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इसने हाइड्रोजन लूज कर दिया। -H लिखा हुआ मैंने, मतलब हाइड्रोजन इसने लूज कर दिया। अब जरा इस केस में देखो, इसमें NaHCO3 H2CO3 में कन्वर्ट हुआ बेटा, तो यहाँ पे NaHCO3 के अंदर एक हाइड्रोजन है, बट H2CO3 में कितने हाइड्रोजन है? 2। तो अभी यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, वहां पे 2 हाइड्रोजन, मतलब इसने एक हाइड्रोजन गेन कर लिया। ठीक है, तो इधर ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है और यहाँ पे प्रोटॉन डोनर है। तो इसीलिए यहाँ पे 2 वैलेंसी फैक्टर डिफाइंड होते हैं। तो अब आप इसका वैलेंसी फैक्टर के बारे में लिख लो। देखो, इफ it acts as acid, अगर ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, इफ इट एक्ट्स एज एसिड, देन वैलेंसी फैक्टर is equal to number of hydrogen ion which it can donate, number of hydrogen ion which it can donate per formula unit, अगर ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा है बेटा, तो वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? वैलेंसी फैक्टर होगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन व्हिच इट कैन डोनेट पर फॉर्मूला यूनिट। तो अपने एक फॉर्मूला यूनिट के करस्पॉन्डिंग वो कितने हाइड्रोजन आयन डोनेट कर रहा है, ये उसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप देखो, अपना एक फॉर्मूला यूनिट के करस्पॉन्डिंग ये एक हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा? एन फैक्टर इज इक्वल टू 1। इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 1। अब जैसे देखो, अगर हमारे पास ये कंपाउंड है NaH2PO4, NaH2PO4, इसको हमने रिएक्ट कराया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया बेटा, तो ये कन्वर्ट हो गया NaCaPO4 में, NaCaPO4 प्लस 2H2O। तो आप यहां पे देखो, NaH2PO4 किसमें कन्वर्ट हुआ है? NaCaPO4 में कन्वर्ट हुआ है। NaH2PO4 gets converted into NaCaPO4। यहां पे इसके पास कितने हाइड्रोजन है बेटा? 2 हाइड्रोजन है NaH2PO4 में, जबकि NaCaPO4 में कोई हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब इसने अपने 2 हाइड्रोजन लूज कर दिए, 2 हाइड्रोजन को इसने लूज कर दिया, -2H। तो क्योंकि ये अपने 2 हाइड्रोजन को यहाँ पे डोनेट कर रहा है, तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, और यहां पे इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा? एन फैक्टर इज इक्वल टू 2। एन फैक्टर इज इक्वल टू 2।
ऐसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देख करके आप डिसाइड करोगे कि वैलेंसी फैक्टर क्या होगा। तो ये समझ में आ गया। अगर ये एसिड की तरह बिहेव करेगा तो इसका वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे? ठीक है, अब देखो, अगर ये बेस की तरह बिहेव करेगा तब वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे? इफ इट acts as base, if it acts as base, then valency factor is equal to, अब यहां पे देखो ये H पॉजिटिव गेन कर रहा है तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन which it can accept, which it can accept per formula unit, per formula unit. If it acts as base, then valency factor is equal to number of hydrogen ion which it can accept per formula unit. अब जरा इस एग्जांपल को देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट के पास एक हाइड्रोजन है, कन्वर्ट हुआ ये H2CO3 में जिसमें 2 हाइड्रोजन है, मतलब इसने एक हाइड्रोजन को गेन कर लिया पर फॉर्मूला यूनिट, मतलब एक फॉर्मूला यूनिट के करस्पॉन्डिंग एक हाइड्रोजन गेन कर रहा है, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर होगा बेटा 1। वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 1 होगा यहां पे। अब जरा इसको देखो, Na2HPO4 है, Na2HPO4, नमन क्या पूछ रहे बेटा? इज वैलेंसी फैक्टर फॉर ऑल एम्प्टी प्रोटिक सॉल्ट इज सेम? नहीं 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 नहीं, ये सेम नहीं होता है, वो डिफर करेगा। अभी और भी एग्जांपल बताता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। एसिड और बेस के लिए अलग अलग भी हो सकता है, एसिड और बेस के लिए ये अलग अलग हो सकता है बेटा। जैसे Na2HPO4 है, Na2HPO4 को हम रिएक्ट कराते हैं विथ H2SO4, H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं तो प्रोड्यूस होगा H3PO4, H3PO4 और बनेगा बेटा साथ में Na2SO4, H3PO4 प्लस Na2SO4। अगर आप देखो तो ये जो Na2HPO4 है ये यहां पे कन्वर्ट हो रहा है H3PO4। पहले इसके पास एक हाइड्रोजन दिख रहा है, फॉर्मूला में एक हाइड्रोजन है, और बाद में इसके पास 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। पहले कितने हाइड्रोजन है? 1, बाद में कितने? 3। तो कितने हाइड्रोजन को गेन कर लिया इसने? 2 हाइड्रोजन का गेन कर लिया। तो 2 हाइड्रोजन का गेन कर लिया, इसलिए इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा? एन फैक्टर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब जरा यहां पे देखो, हमारे पास NaH2PO2 है, NaH2PO2 है। NaH2PO2 को
H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं तो ये रिएक्शन होगी 2NaH2PO2 प्लस H2SO4 gives 2H3PO2 प्लस Na2SO4। ये रिएक्शन हो रही है 2NaH2PO2 प्लस H2SO4 gives 2H3PO2 प्लस Na2SO4। आप यहां पे देखो बेटा, जो NaH2PO2 है ये कन्वर्ट हुआ है H3PO2 में। NaH2PO2 किसमें कन्वर्ट हुआ? H3PO2 में कन्वर्ट हुआ है। आप अगर इधर देखो तो एक फार्मूला के अंदर, एक फार्मूला यूनिट के अंदर NaH2PO2 के एक फार्मूला यूनिट के अंदर 2 हाइड्रोजन है और हमने यहां पे इसका 2 फार्मूला यूनिट लिया है। तो 2 फार्मूला यूनिट में कितने हाइड्रोजन हो गए? 4। एक में अगर 2 है तो 2 में कितने हो जाएंगे? 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, और इधर अगर आप देखो तो एक फार्मूला यूनिट H3PO2 का जो है उसमें 3 हाइड्रोजन है तो 2 में कितने हो जाएंगे? 6। उधर 4 हाइड्रोजन है बेटा और इधर कितने हैं? 6 हाइड्रोजन है। तो कितने हाइड्रोजन का गेन हुआ? 2 हाइड्रोजन का गेन हुआ। 2 हाइड्रोजन का गेन हुआ, लेकिन ये 2 हाइड्रोजन का गेन एक फार्मूला यूनिट के करस्पॉन्डिंग नहीं हुआ है, 2 फार्मूला यूनिट के करस्पॉन्डिंग हुआ है। बात को समझो, ये जो 2 हाइड्रोजन का गेन है ये 2 फार्मूला यूनिट के करस्पॉन्डिंग हुआ है। यहां पे देखो 2 फार्मूला यूनिट हम यूज कर रहे हैं, 2 NaH2PO2। तो 2 हाइड्रोजन का गेन 2 फार्मूला यूनिट के करस्पॉन्डिंग हो रहा है, तो एक फार्मूला यूनिट के करस्पॉन्डिंग कितने हाइड्रोजन का गेन हो रहा है? बोलो। एक फार्मूला यूनिट के करस्पॉन्डिंग एक ही हाइड्रोजन का गेन हो रहा होगा ना। तो यहां पे n फैक्टर अगर आप इसका देखोगे तो n फैक्टर क्या हो जाएगा? n फैक्टर इज इक्वल टू 2/2 हो जाएगा बेटा। ठीक है, कितने हाइड्रोजन का गेन हुआ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट टेकन। तो 2 हाइड्रोजन का गेन हुआ 2 फार्मूला यूनिट के करस्पॉन्डिंग, इसलिए n फैक्टर क्या हो जाएगा? 1। इसीलिए मैं बार बार लिख रहा हूं वहां पे पर फार्मूला यूनिट। तो इस बात को समझना, अगर मान लो 3 फार्मूला यूनिट है और 6 हाइड्रोजन का गेन हो रहा है तो n फैक्टर क्या होगा? 3 फार्मूला यूनिट हमने कंसिडर किया सॉल्ट का और 6 हाइड्रोजन का गेन हुआ तो n फैक्टर क्या हो जाएगा? 6/3। ठीक है, तो 2 हो जाएगा n फैक्टर। तो ये तो बात हो गई बेटा वैलेंसी फैक्टर की इन केस ऑफ सॉल्ट, जिसमें मैंने कंप्लीट सॉल्ट और इनकम्प्लीट सॉल्ट दोनों को कवर कर लिया। अब मैं वैलेंसी फैक्टर डिटर्मिनेशन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस आपको बताने जा रहा हूं और वो है रिडॉक्स सब्सटेंस का केस। तो लिख लो, वैलेंसी फैक्टर इन केस ऑफ रिडॉक्स सब्सटेंस। वैलेंस, दीक्षांत कुछ पूछना चाहते हो क्या बेटा? वैलेंसी फैक्टर फॉर redox substance। रिडॉक्स सब्सटेंस क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, इसीलिए बोलते हैं जो रिडॉक्स सब्सटेंस है अगर वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो हम उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे और अगर वो रिड्यूस हो रहा है तो हम उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। इसका मतलब मैं अभी क्या बताने जा रहा हूं आपको? वैलेंसी फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो n फैक्टर फॉर अ रिडॉक्स सब्सटेंस कैसे निकालते हैं? देखो, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ
मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैं ये मान करके चल रहा हूं, वीडियो तो पॉज नहीं है बेटा, अभी वीडियो तो सही है। n factor for a redox substance is equal to magnitude of total change in oxidation state, magnitude of total change in oxidation state divided by stoichiometric coefficient, stoichiometric coefficient of redox species। इस तरीके से किसी भी रिडॉक्स सब्सटेंस का वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं। वैलेंसी फैक्टर फॉर अ रिडॉक्स सब्सटेंस is equal to magnitude of total change in oxidation state upon stoichiometric coefficient of redox species। ठीक है, तो अब जरा देखो, जैसे मैंने कंसीडर किया, अब यहाँ पे आपको वो जो ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट मैंने पहले बताया था उसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब जिन स्टूडेंट्स ने वो स्टार्टिंग वाला लेक्चर नहीं देखा है ना, उनको प्रॉब्लम होगी। तो वैलेंसी फैक्टर फॉर अ रिडॉक्स सब्सटेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं रिपीट कर रहा हूं, जिन्होंने स्टार्टिंग वाला लेक्चर नहीं देखा है उनको दिक्कत होगी अभी, बट आपको प्रॉब्लम में आना नहीं है, आपको कोई मतलब टेंशन नहीं लेनी है। आप उन वीडियो लेक्चर्स को देखोगे तो यहाँ पे मैं ऑक्सीडेशन स्टेट को अभी यूज करूंगा, वो चीज कैसे निकाली जाती है वो आपको पता चल जाएगा। तो वैलेंसी फैक्टर फॉर अ रिडॉक्स सब्सटेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिडॉक्स स्पीसीज। तो मैंने एक कंपाउंड लिया है पोटेशियम पर मैग्नेट, एक फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पोटेशियम पर मैग्नेट इज अ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब पोटेशियम पर मैग्नेट जो है ये अलग अलग मीडियम में अलग अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। मीडियम के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट को बदलता है। ठीक है, अगर हम एसिडिक मीडियम को कंसीडर करें तो एसिडिक मीडियम का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा H पॉजिटिव बेटा। H पॉजिटिव का मतलब कैसा मीडियम? एसिडिक मीडियम। मैं साथ में लिख भी दे रहा हूं, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम, तो जब ये एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है तो ये हमेशा कन्वर्ट होता है Mn2 पॉजिटिव में। एसिडिक मीडियम में अगर हम इसको कंसीडर करें तो एसिडिक मीडियम में ये कन्वर्ट होता है Mn2 पॉजिटिव में। ठीक है, तो अब जरा देखो, यहां पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट पोटेशियम परमैग्नेट के अंदर क्या है बोलो? पोटेशियम परमैग्नेट के अंदर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 7 नहीं, +7, +7। तो यहां पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा? +7। रूल को अप्लाई किया तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई? +7 आ गई। और Mn2 पॉजिटिव में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑब्वियसली जो एटम पे चार्ज है वही ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो चार्ज है +2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? +2। तो पोटेशियम परमैग्नेट में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 और Mn2 पॉजिटिव में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। अब जरा ये फॉर्मूला को यूज करो तो n फैक्टर क्या आ जाएगा बेटा? 7 - 2 अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1, तो 7 - 2/1, तो ये कितना आ गया बेटा? 5।
तो एसिडिक मीडियम में पोटेशियम परमैग्नेट का वैलेंसी फैक्टर क्या आ गया? 5 आ गया इसका वैलेंसी फैक्टर। इसका मतलब अगर आपसे बोला जाए कि एसिडिक मीडियम में इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 is equal to molecular weight of KMnO4 multiplied by valency factor 5. Equivalent weight of KMnO4 is equal to molecular weight of KMnO4 divided by 5. इसी तरीके से अब ये जो बात मैं बता रहा हूं ना, ये आपको याद भी रखना है। एसिडिक मीडियम में ये हमेशा Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। ये इंफॉर्मेशन कभी भी आपको प्रॉब्लम में बताई नहीं जाएगी, सिर्फ वहां पे बताएंगे कि एसिडिफाइड पोटेशियम परमैग्नेट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता देंगे और मीडियम बता देंगे। बाकी वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और उसका एन फैक्टर क्या होगा। इसी तरीके से अगर पोटेशियम परमैग्नेट को बेसिक मीडियम में कंसीडर करें, मैं OH नेगेटिव लिख रहा हूं, यानी कि बेसिक मीडियम, तो अगर इसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट किया जाए तो ये हमेशा Mn6 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है बेटा। किस में कन्वर्ट होता है? Mn6 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। मैग्नीज पे +6 चार्ज प्रेजेंट होगा, Mn6 पॉजिटिव। तो आप फिर से देखो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? इधर है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहां पे, हाँ ये लर्न करना है, ये लर्न करने वाली इंफॉर्मेशन है। तो पोटेशियम परमैग्नेट में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा और Mn6 पॉजिटिव में +6, तो एन फैक्टर आप निकालोगे, एन फैक्टर क्या आ गया? 7 - 6/1, तो 1 आ गया। इसका मतलब बेसिक मीडियम में इसका इक्विवेलेंट वेट इसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। इक्विवेलेंट वेट इसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। ये क्वेश्चन ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि इन विच मीडियम इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट। तो आप तुरंत बोलोगे इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, इसका मतलब एन फैक्टर 1 है और एन फैक्टर 1 बेसिक मीडियम में होता है। ठीक है, इसी तरीके से एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी ऑब्जर्व होती है पोटेशियम परमैग्नेट के केस में। अगर पोटेशियम परमैग्नेट को न्यूट्रल मीडियम में कंसीडर किया जाए, न्यूट्रल, और यहां पे समझ लेना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है ये, न्यूट्रल और स्लाइटली एसिडिक और स्लाइटली बेसिक। इसका मतलब अगर पीएच जो है, अगर जिस मीडियम में KMnO4 रखा हुआ है वहां पे pH 7 के आसपास है, pH 7 होगा तो न्यूट्रल होगा। अगर pH 7 या उसके क्लोज है, मतलब 6 to 8, 6 से 8 के बीच में अगर pH है, तो मतलब वो स्लाइटली एसिडिक हो सकता है, स्लाइटली बेसिक हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। ठीक है, तब ये हमेशा कन्वर्ट होता है Mn4 पॉजिटिव में, तब ये हमेशा कन्वर्ट होगा बेटा Mn4 पॉजिटिव में। और अब आप यहां पे इसका वैलेंसी फैक्टर देखोगे तो इधर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहां पे +4, तो एन फैक्टर क्या आ जाएगा? 7 - 4 डिवाइडेड बाई 1, तो ये आ जाएगा बेटा 3। तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट बाई 3। ठीक है, तो ये आपको क्रैम करना है। पोटेशियम परमैग्नेट का वैलेंसी फैक्टर एसिडिक मीडियम में कितना बोलोगे? 5।
बेसिक मीडियम में कितना 1, न्यूट्रल मीडियम और स्लाइटली एसिडिक और स्लाइटली बेसिक मीडियम में क्या 3। ठीक है, तो ये रटा होना चाहिए। अब देखो हमारे पास है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये भी एक कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में एक बात फेमस है कि ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। स्टेबल फॉर्म में ये कब मिलेगा, जब मीडियम एसिडिक होगा। अगर मीडियम बेसिक होगा तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि पोटेशियम क्रोमेट बन जाता है। बेसिक मीडियम में ये क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है और एसिडिक मीडियम में ये डाइक्रोमेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट अगर एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जा रहा है तो अंडरस्टूड है कि वो एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट है। तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ही हमेशा बोला जाएगा, कभी भी एल्कलाइन पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं बोला जाएगा, क्योंकि एल्कलाइन पोटेशियम डाइक्रोमेट एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि एल्कलाइन पोटेशियम क्रोमेट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो एल्कलाइन मीडियम में ये क्रोमेट बन जाएगा और एसिडिक मीडियम में क्या बन जाएगा, डाइक्रोमेट बन जाएगा। तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ये हमेशा कन्वर्ट होता है क्रोमियम 3 पॉजिटिव के फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, क्रोमियम 3 पॉजिटिव के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब जरा देखो इसका एन फैक्टर क्या है। एन फैक्टर देखो, पहले तो मुझे जरा बताओ यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6। वेरी गुड, +6 सही आंसर है। अब देखो मैंने अभी फॉर्मूला क्या बताया था, एन फैक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द कंपाउंड। तो टोटल चेंज, ध्यान देना यहाँ पे 2 क्रोमियम है, इसके अंदर कितने क्रोमियम है 2, और इधर कितना क्रोमियम है 1। तो पहले तो आप क्रोमियम का नंबर बराबर करो दोनों साइड में। ठीक है, क्रोमियम का नंबर दोनों साइड में बराबर करो, तो इधर 2 क्रोमियम है तो वहां भी 2 क्रोमियम होना चाहिए। अब देखो एक क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकाला है कितना +6, तो 2 की कितनी हो जाएगी बेटा, अगर एक की +6 है तो 2 की +12। वेरी गुड, +12। अब यहां पे देखो एक क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो 2 की कितनी होगी, एक की +3 तो 2 की +6। अब एन फैक्टर देखो, एन फैक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 12 - 6 अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, तो 12 - 6/1 तो 6 आ जाएगा। इसका इक्विवेलेंट वेट इसके मॉलिक्यूलर वेट बाय 6 के बराबर होगा। इसी तरीके से नाइट्रिक एसिड भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो नाइट्रिक एसिड को अगर कंसिडर करें तो अगर ये कंसंट्रेटेड है, अगर कंसंट्रेटेड HNO3 है बेटा, तो कंसंट्रेटेड HNO3 हमेशा कन्वर्ट होता है NO2 में। कंसंट्रेटेड HNO3 अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है तो ये NO2 में कन्वर्ट होता है। बताओ यहाँ पे एन फैक्टर क्या है, इसका वैलेंसी फैक्टर बताओ। 1 सही है। तो HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो,
इसके अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट रूल के अकॉर्डिंग आ जाएगी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और NO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट रूल के अकॉर्डिंग +4 है। तो +5 से +4, तो n फैक्टर हो जाएगा 1, 5 - 4/1। ठीक है, बट अगर डाइल्यूट HNO3 है, डाइल्यूट HNO3, वैसे तो डाइल्यूट HNO3 कई सारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, बट मैक्सिमम केसेस में वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, NO। डाइल्यूट HNO3 मोस्टली NO में कन्वर्ट होता है, वैसे इसके अलावा भी अलग अलग प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट हो सकता है। तो डाइल्यूट HNO3 गिव्स NO। अब यहां पे आप देखो, यहां पे n फैक्टर क्या होगा बताओ? वैलेंसी फैक्टर 3। हाँ सही है, 3 होगा। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला +5, इधर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो n फैक्टर इज इक्वल टू 5 - 2/1, तो n फैक्टर इज इक्वल टू 3। ऐसे ही कुछ और सब्सटेंसेस भी हैं। अरे मीडियम तो ऑब्वियसली एसिडिक ही होगा भाई, नाइट्रिक एसिड है तो मीडियम तो एसिडिक ही होना चाहिए ना। अब देखो, अगर हम कंसीडर कर रहे हैं इस कंपाउंड को ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऑक्सैलिक एसिड इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये CO2 में कन्वर्ट होता है। तो बताना बेटा इसका n फैक्टर क्या होगा? वैलेंसी फैक्टर बताओ। गुड, सही है। अब देखो यहां पे 2 कार्बन की टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे रूल के अकॉर्डिंग, तो 2 कार्बन की टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट अकॉर्डिंग टू रूल +6 है बेटा, +6। और ध्यान देना इधर 2 कार्बन है तो यहां भी 2 कार्बन होना चाहिए, तो 2CO2 उधर लिखेंगे। अब देखो CO2 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो 2 कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट इधर हो जाएगी +8, +6 से +8। ठीक, तो n फैक्टर हमेशा मैग्नीट्यूड वाइज कंसीडर करते हैं, तो आप mod 6 - 8/1, 1 इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो ये आ गया 2। तो वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से हाइड्रोजन NH2 ये भी एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हाइड्रोजन इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और ये कन्वर्ट होता है बेटा नाइट्रोजन में। बताओ इसका n फैक्टर क्या होगा? सही है, 4 सही आंसर है। तो यहां पे आप देखो टोटल 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन का +4, तो 2 नाइट्रोजन का -4। तो इधर 2 नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखोगे तो -4 है, क्योंकि नेट चार्ज 0 होना चाहिए, और यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म में है नाइट्रोजन तो 0। इधर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -4 है टोटल, और यहाँ पे टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। तो आप n फैक्टर अगर देखो तो n फैक्टर क्या हो जाएगा?
-4 -0 का मॉड डिवाइडेड बाई 1, तो ये आ गया बेटा 4। n फैक्टर इज इक्वल टू 4। NH2OH, NH2OH ये भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, हाइड्रोक्सिल अमाइन बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सिल अमाइन। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये कन्वर्ट होता है इन नाइट्रस ऑक्साइड N2O, N2O में कन्वर्ट होता है। तो जरा बताना इसका एन फैक्टर क्या है NH2OH का? एन फैक्टर 2। देखो NH2OH में पहले तो आप देखो इसके अंदर एक नाइट्रोजन है, यहां पे एक नाइट्रोजन है बेटा, और इधर 2 नाइट्रोजन है। तो इसलिए आप क्या करोगे, पहले यहां पे इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखोगे 2। 2 NH2OH गिव्स N2O। अब आप देखो एक नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर क्या है, तो देखो NH2OH ये फॉर्मूला है, इसमें 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो 3 हाइड्रोजन का +3 हो गया, एक हाइड्रोजन का +1 तो 3 का +3, और ऑक्सीजन का -2, तो +3 एंड -2 कितना आ गया, +1। तो नाइट्रोजन का क्या होगा, -1। तो एक नाइट्रोजन का -1 है, तो 2 नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, -2। अब जरा इधर देखो, ऑक्सीजन का है -2, तो 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा बेटा, +2। उधर 2 नाइट्रोजन का -2, यहां पे 2 नाइट्रोजन का +2, तो चेंज कितने यूनिट का हुआ? तो अगर हम चेंज को कंसीडर करें तो आप इसको ऐसा लिखोगे, n फैक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ -2 डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, तो ये क्या आ गया, 4/2। तो 4/2 क्या आ गया, 2। तो n फैक्टर आ गया इसका 2। ठीक है, तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ हाइड्रोक्सिल अमाइन इज इक्वल टू 2। एक रिडॉक्स सब्सटेंस होता है हाइपो, हाइपो फॉर्मूला होता है हाइपो का Na2S2O3, ये हाइपो है बेटा। हाइपो जो है ये कन्वर्ट होता है Na2S4O6 में, Na2S2O3 gets converted into Na2S4O6। तो हाइपो का जरा वैलेंसी फैक्टर बताना यहाँ पे। वेरी गुड। अब फिर से आपको यही काम करना है, इधर 4 सल्फर दिख रहे हैं और यहाँ पे 2 सल्फर है, तो क्या करोगे, इधर भी 4 सल्फर होने चाहिए, तो 2Na2S2O3, 2Na2S2O3। अब देखो इसके अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो 3 ऑक्सीजन का -6 हो गया, एक का -2 तो 3 का -6, और 2 सोडियम है, तो 2 सोडियम का +2, तो -6 एंड +2 -4, तो 2 सल्फर का +4। ध्यान देना बेटा, 2 सल्फर का +4 है, तो 4 सल्फर का क्या हो जाएगा, +8। 2 का +4 है तो 4 का +8 होगा, तो यहाँ पे 4 का +8 हो गया।
आप जरा इधर देखो, 6 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो 6 ऑक्सीजन का -12, 6 इंटू -2, 6 ऑक्सीजन का -12 हो गया, और 2 सोडियम, तो -12 एंड +2 -10, तो 4 सल्फर का क्या हो गया +10, +8 से +10, तो n फैक्टर इज इक्वल टू 8 - 10 का मॉड डिवाइडेड बाय 2, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो ये आ गया बेटा 1, तो वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 1। अब जैसे देखो, हमारे पास एक कंपाउंड है फेरस ऑक्सलेट, फेरस ऑक्सलेट, इसको हमने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट कराया। मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है जिसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर सफिशिएंटली स्ट्रांग हो। तो फेरस ऑक्सलेट को एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कराया, तो प्रोड्यूस हो गया फेरिक आयन एंड CO2। इसका n फैक्टर बताना फेरस ऑक्सलेट का। ये कैसे पता चलेगा कि हमें किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है? हाँ, ये पता चल जाएगा बेटा। आपने लगता है स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स को देखा नहीं। मैंने स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स लिए थे उसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट बताया था, उसके बाद फिर मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट डिटर्मिनेशन बताया था। तो आपको वो ऑक्सीडेशन स्टेट डिटर्मिनेशन का पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा, तब जाकर के आप समझ पाओगे इस बात को। ठीक है? अच्छा, कौन से स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी मिटजी वाला ऐप को जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है? वो ऐप जिस पे टेस्ट देना है आपको, मिटजी ऐप, कौन से स्टूडेंट है जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है? कल टेस्ट होना है आपका, इसलिए पूछ रहा हूं। विभूति, तुमने डाउनलोड किया है? कपिल? एक बेसिकली बेटा दो ऐप है, एक क्लास प्लस ऐप है और एक और ऐप है जिसपे जो है मैं बुकलेट और असाइनमेंट मैंने उसी ऐप पे अपलोड किया हुआ है। तो आप मेरे से अभी क्लास के बाद फोन करके बात करोगे। जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो क्लास के बाद मेरे से फोन करके बात करेंगे। तो फेरस ऑक्सलेट को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करा रहे हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट कराने पे फेरिक आयन और CO2 बन रहा है। एन फैक्टर हमें निकालना है, तो आंसर कुछ लोग बता रहे हैं 3 बता रहे हैं, 3 सही आंसर है। देखो बेटा, फेरस ऑक्सलेट कैसे बना है? Fe2 पॉजिटिव और C2O4 2 नेगेटिव से ये बना है बेटा, Fe2 पॉजिटिव और C2O4 2 नेगेटिव से। तो हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Fe2 पॉजिटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव, ये मिला करके क्या है? FeC2O4।
अब जरा देखो, तो जो फेरस आयन है यहां पे, फेरस आयन बन गया फेरिक आयन। फेरस आयन क्या बन गया? फेरिक आयन। फेरस आयन में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2, और फेरिक आयन में क्या है? +3। ठीक, तो यहां पे अगर आप देखो तो कितने यूनिट का चेंज हो गया? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखें तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है 1, +3 मतलब 3 - 2। ठीक है, तो 1 यूनिट का ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुआ। अब जरा देखो, ऑक्सलेट आयन किसमें कन्वर्ट हुआ बेटा? CO2 में। ऑक्सलेट आयन किसमें कन्वर्ट हुआ है? CO2 में। इसके अंदर कार्बन कितने हैं? 2। यहां पे कितना कार्बन है? 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करके कार्बन का नंबर बराबर कर दिया। अब हमने इसके अंदर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला। ऑक्सलेट आयन में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट टोटल, तो ये आती है +6। रूल के अकॉर्डिंग निकालोगे +6 आएगी। और CO2 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। एक कार्बन की +4 तो 2 कार्बन की +8। अब यहां पे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखो, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट तो 2 यूनिट। अब एक चीज देखना, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज कर रही है और कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज कर रही है, मतलब दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो जब किसी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट 2 एलिमेंट साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज होते हैं, तो वहां पे हम जो वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे वो दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज का सम लेंगे। वहां पे दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट के चेंज का सम लेंगे अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो एन फैक्टर अगर आप देखोगे तो एन फैक्टर को आप इस तरीके से लिखोगे, ये हो जाएगा मॉड ऑफ, हम सीधे वो चेंज का मैग्नीट्यूड ही ले लेते हैं, तो 1 + 2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, तो एन फैक्टर आ गया बेटा 3। तो वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 3। एक एग्जांपल और आपसे पूछ रहा हूं, जरा यहां बताना। आर्सेनिक सल्फाइड है, AS2S3, इसको हमने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट कराया, तो यहां पे बन गया बेटा AsO3 3- आर्सेनाइट आयन, और बन गया है इसके साथ सल्फेट आयन। बताओ इसका वैलेंसी फैक्टर क्या है आर्सेनिक सल्फाइड का? हाँ, POS ही आएगा। टर्म्स यूज्ड इन स्टोइकियोमेट्रिक तक आना है, मतलब लास्ट कॉन्सेप्ट है यील्ड तक सब कुछ पूछा जाएगा। ये जो स्टार्टिंग लेक्चर्स की मैं बात कर रहा हूं, जिसकी इंफॉर्मेशन आप अभी भी यूज कर रहे हो, उस पार्ट से क्वेश्चन नहीं होगा।
तो आर्सेनिक सल्फाइड gets converted into arsenite ion plus sulfate ion. 24 अत्री साहब ने आंसर बताया है और ये सही आंसर है। चेक करते हैं। देखो आर्सेनिक सल्फाइड, पहले तो फार्मूला से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे पता चल जाएगी। कैसे पता चल जाएगी? देखो आर्सेनिक और सल्फर, आर्सेनिक का जो क्रिस क्रॉस रूल हम लोग यूज करते हैं उसके हिसाब से अगर देखें तो आर्सेनिक की वैलेंसी होनी चाहिए 3 और सल्फर की वैलेंसी होनी चाहिए 2। तो क्रिस क्रॉस रूल के अकॉर्डिंग आर्सेनिक की वैलेंसी 3 और सल्फर की 2। बाकी आर्सेनिक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से कम होती है, सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है आर्सेनिक से, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव और आर्सेनिक की पॉजिटिव होगी। मतलब यहाँ पे आर्सेनिक +3 और सल्फर -2 है। अब आप देखो बेटा यहाँ पे 2 आर्सेनिक है और इधर 1 आर्सेनिक है, तो पहले तो हमने आर्सेनिक का नंबर बराबर बना दिया 2 से मल्टीप्लाई करके। इधर आप देख रहे हो 3 सल्फर है और यहाँ पे 1 सल्फर है, तो 3 से मल्टीप्लाई करके सल्फर का नंबर बराबर बना दिया। ठीक, अब देखो 1 आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3, तो 2 की कितनी हो जाएगी? +6। 2 का +6 हो जाएगा। अब देखो 1 सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2। 1 सल्फर की -2 है, तो 3 सल्फर की कितना हो जाएगा बेटा? -6। अब जरा ये इधर देखो, यहां पे आप आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर आप इधर आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो, कितना है आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ? AsO3 3 नेगेटिव में आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो 1 का +3 है तो 2 का कितना हो जाएगा? +6। 1 का +3 तो 2 का +6। अब यहां पे देखो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फेट आयन में रूल के अकॉर्डिंग निकालोगे +6 आएगी, तो 1 सल्फर का +6, तो 3 सल्फर का कितना हो जाएगा बेटा? +18। 1 सल्फर का +6 है तो 3 सल्फर का +18 आ जाएगा। अब देखो आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज आया? आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज आया? नो चेंज। आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आया भाई? कोई चेंज नहीं आया। +6 और उधर +6, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आर्सेनिक के केस में क्या हो गया? 0। ठीक, अब जरा सल्फर के केस में देखो, सल्फर के केस में यहां पे क्या -6 और उधर क्या +18, तो -6 से +18 कितना चेंज आया? 24 यूनिट। तो यहां पे चेंज आ गया बेटा 24। ठीक है, तो अब एन फैक्टर अगर आप देखो तो एन फैक्टर क्या होगा? टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 0 + 24 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, तो एन फैक्टर आ गया 24। ऐसे निकाला जाता है वैलेंसी फैक्टर। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी मैं ये जो रिडॉक्स सब्सटेंस का वैलेंसी फैक्टर डिटर्मिनेशन मैंने बता रहा हूं, अभी इस कंसेप्ट को हम लोग एक बार आगे फिर पढ़ेंगे और ज्यादा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, बट ये है कि अभी जितनी इंफॉर्मेशन मैंने बताया एटलीस्ट इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट और आप नोट कर लो, छोटा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा क्लास लेट हो गई है, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं एक लाइन का। अगर आपको किसी भी आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन, क्या होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन? बोलते हैं फॉर्मूला वेट ऑफ आयन।
उस आयन का जो फॉर्मूला वेट है डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आयनिक चार्ज। इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन इज इक्वल टू फॉर्मूला वेट ऑफ आयन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आयनिक चार्ज। बस ये ध्यान रखना है कि वो आयन कोई रिडॉक्स सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, मतलब आयन को रिडॉक्स चेंज में नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, जैसे पर मैग्नेट आयन के लिए ट्रू नहीं होगा, डाइक्रोमेट आयन के लिए ट्रू नहीं होगा, क्योंकि ये रिडॉक्स आयन है। ऑक्सलेट आयन के लिए ट्रू नहीं होगा। जो आयंस ऑक्सीडेशन चेंज में पार्टिसिपेट नहीं करते, रिडॉक्स चेंज में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनके लिए ये रिजल्ट हमेशा यूज करते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन इज इक्वल टू फॉर्मूला वेट ऑफ आयन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आयनिक चार्ज। जैसे अगर आपसे बोले इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट आयन, तो क्या बोलोगे? इज इक्वल टू फॉर्मूला वेट ऑफ सल्फेट आयन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आयनिक चार्ज। तो यहाँ पे -2 है बेटा, तो मैग्नीट्यूड आप देखोगे तो क्या आ जाएगा 2, तो फॉर्मूला वेट ऑफ सल्फेट आयन बाय 2। फॉर्मूला वेट है 96, 96 बाय 2 48 हो जाएगा। ठीक है, फॉस्फेट आयन का इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? उसका फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय, फॉस्फेट आयन का इक्विवेलेंट वेट बताओ, फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, क्योंकि PO4 3 नेगेटिव है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आयन का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। तो मैंने आपको इक्विवेलेंट वेट डिटर्मिनेशन में वैलेंसी फैक्टर का पूरा डिटेल बता दिया, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। अब हम आगे कुछ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स देखेंगे इक्विवेलेंट मास और एटॉमिक मास डिटर्मिनेशन के। ठीक है, तो इसको अब डिस्कस करेंगे वेडनेसडे की क्लास में। कल टेस्ट होगा आपका, टेस्ट का टाइमिंग है 4:30 टू 5:30, 4:30 टू 5:30 कल टेस्ट होगा। ठीक है, मैं क्लास को फिनिश कर रहा हूं। हाँ विभूति बताओ। विभूति बोलो बेटा, क्या पूछ रहे हो?